हेलो स्टूडेंट्स, मैं जी टीचर स्वागत करता हूं आपका एमएच वर्स की ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली वीडियो तक हमने जायांग के बारे में पढ़ लिया था, बीजाणु के प्रकार भी पढ़ लिए थे। अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है और इस वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम गुरु बीजाणु जनन के बारे में देखेंगे, जो कि लघु बीजाणु जनन के समान ही कुछ कुछ होगा। और यहाँ पर हमारे जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी जो है बनेगा, गुरु बीजाणु की संरचना और उसका विकास, या फिर हम कहें कि मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसका विकास। तो देखिए, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो अब तक हमने देख लिया था कि बीजांडकाय क्या होता है। बीजांडकाय हमने देख लिया। अब इसी बीजांडकाय से हमको गुरु बीजाणु जनन समझना है। हमने कल या पिछली वीडियो में हमने इस प्रकार की एक संरचना देखी थी, जिसमें इस भाग को हमने निभाग कहा था, इसको हमने बीजांडकाय, और इस भाग को हमने बीजांड द्वार कहा। ठीक है, ये जो है कुछ भाग हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। और यहाँ हमने ये भी कहा था कि ये जो इसका मुख्य जो भाग है, बीजांडकाय का जो मुख्य भाग है, वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको हमने कौन सी कोशिकाएं कहा था? मृदुत्तक कोशिकाएं कहा था। मृदुत्तक कोशिकाएं कहा था इसको। इन्हीं मृदुत्तक कोशिकाओं से गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। तो अब समझिए कि गुरु बीजाणु किस प्रकार से होता है। तो देखिए, इसको हम, ये जो मृदुत्तक कोशिकाएं हैं, इन्हीं को हम अध्ययस्तवक कोशिकाएं मानकर चल रहे हैं। तो ये जो अध्ययस्तवक कोशिकाएं हैं, इनमें से कोई भी एक कोशिका, यहां देखेंगे हम कि गुरु बीजाणु जनन जो है किस प्रकार से हो रहा है। तो ये जो अध्ययस्तवक कोशिका होती है, यही किसकी तरह कार्य कर देती है? आगे जाकर पोषण लेती है, इसको पोषण मिलेगा और आगे जाके ये क्या करेगी? अपने आकार में वृद्धि कर लेगी और किसका निर्माण कर देगी? प्रक्षु कोशिका का। ठीक है, किसका निर्माण कर देगी? प्रक्षु कोशिका का कार्य कर देगी। और इस कोशिका को हम प्रक्षु प्रारंभक कोशिका कह देते हैं। इसका नाम हो जाएगा प्रक्षु प्रारंभ कोशिका। और ये क्या करेगी? भोजन लेकर या फिर पोषण लेकर किसका निर्माण कर देती है? प्रक्षु कोशिका का निर्माण कर देती है। जिस प्रकार से नर में इस कोशिका में क्या हो गया था? एक परिणत विभाजन हो गया था, इसी प्रकार से इसमें भी क्या हो जाता है? एक परिणत विभाजन हो जाता है। और वहां पर जिस प्रकार से परिणत विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बन गई थी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका, और एक बन गई थी हमारे क्या? प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। तो ये परिणत विभाजन के परिणाम स्वरूप इसमें ये क्रिया होती है, जो प्रक्षु कोशिका होती है उसमें परिणत विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका का निर्माण हो जाता है। वहां पर क्या हुआ था कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी, वो किसका निर्माण कर देती है? भित्तियों का निर्माण कर देती है, और उससे जो है परागकोश के 4 आवरणों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर भी क्या होगा कि या तो ये हो सकता है कि अविभाजित रहे, अर्थात आगे जाकर कोई विभाजन नहीं करे, या फिर कुछ विभाजन करके जो बीजांड का आवरण है या जो बीजांड का आवरण है उनका निर्माण कर देती है, या फिर जो भ्रूण कोष बनेगा उसके आवरण का निर्माण कर देती है। और जो डिटेल से हमको पढ़ना है वो पढ़ना है बीजाणुजन कोशिका को। तो बीजाणुजन जो कोशिका होती है वो आगे जाकर वहां पर क्या हुआ था कि जो लघु बीजाणुजन कोशिका जो बनी थी वो समसूत्री विभाजन भी करती है। किसके लिए? कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कभी भी संख्या बढ़ाने के लिए समसूत्री विभाजन नहीं करती है, क्योंकि नर में हमें अधिक जो परागकण होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन मादा के लिए ऐसा नहीं होता है। एक ही जो है
गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। इस कारण से यह कोई भी समसूत्री विभाजन नहीं करती है, बल्कि सीधा ही कौन सा विभाजन कर देती है, अर्धसूत्री विभाजन ये कर देती है। ये अर्धसूत्री विभाजन कर देगी। ठीक है, इस प्रकार से जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है उसमें कौन सा विभाजन हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। या हम कहें कि बीजाणुजन जो कोशिका है वो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करेगी और उसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाने से किसका निर्माण हो जाएगा, गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा। और आप भी जानते हैं कि एक कोशिका में अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो गया, गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो गया। ठीक है, ये गुरु बीजाणु बन गए। तो एक बार और देख लीजिए, जो मृदुत्तक की कोशिकाएं होती हैं उनमें से कोई भी कोशिका अर्धस्तवक कोशिका बन जाती है और अर्धस्तवक कोशिका क्या करती है, पोषण या भोजन लेती है और अपने आकार में क्या करती है, वृद्धि करती है, जिसके कारण वो फिर क्या बन जाती है, प्रपसु कोशिका बन जाती है। प्रपसु कोशिका में क्या हो जाता है, एक परिणत विभाजन हो जाता है। परिणत विभाजन के फलस्वरूप एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनती है और एक क्या बनती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका निर्मित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो बीजाणुजन कोशिका है वो थोड़ा पोषण लेती है और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य कर देती है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है फिर उसमें आगे जाके कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया सेम नरों में भी होती है, अर्थात हम कहें कि पराग कोश का परिवर्तन हमने देखा था गुरु बीजाणु या लघु बीजाणुओं, या हम कहें कि नर युग्मकोद्भिद जब हमने देखा था तो वहां पर भी ऐसा देखा था, प्रपक्ष कोशिका में भी इसी प्रकार क्रिया होती है। अब यहां से भिन्नता प्रारंभ होती है। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ है इसमें से क्या हो जाते हैं, 3 जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, या फिर हम कहें कि ये जो अंतिम नीचे वाला जो गुरु बीजाणु है इसको पोषण दे देते हैं। तीनों के तीनों क्या करेंगे, इसको पोषण दे देंगे और यही आगे जाके क्या करेगा, वृद्धि प्रदर्शित करेगा या फिर आगे की क्रियाओं में केवल यही भाग लेगा और यही मुख्य गुरु बीजाणु की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कह देते हैं, गुरु बीजाणु जनन कह देते हैं। तो गुरु बीजाणु अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको यहीं तक ही लिखना है कि जो बीजाणुकाय होती है उसकी मृदुत्तक की कोशिकाओं में से कोई भी एक कोशिका अधस्तवक कोशिका की तरह कार्य करती है और वो कोशिका पोषण प्राप्त करके प्रपक्ष कोशिका का निर्माण करती है। प्रपक्ष कोशिका में एक विभाजन होता है जिसे हम परिणत विभाजन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण होगा। उसके बाद प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका भी बन जाएगी। ये कोशिका आगे जाके भित्ति का निर्माण कर देगी और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में थोड़ा सा जो है परिवर्तन होगा और वह किसका निर्माण करेगी, प्राथमिक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का कार्य करेगी। और ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होगी उसमें अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 लघु गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा और 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और 3 गुरु बीजाणु नष्ट होने से एक गुरु बीजाणु बचेगा और वो एक गुरु बीजाणु जो है आगे की प्रक्रियाओं में भाग लेगा। तो यहां तक जो है बीजाणु जनन में आपको लिखना है। वैसे परिभाषा क्या हो जाएगी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप एक गुरु बीजाणु, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एक गुरु बीजाणु का निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, और ये क्रिया होती किसमें है, ये बीजांड काय में होती है। तो बीजांड काय या जो बीजांड होता है इसको हम गुरु बीजाणु धानी का नाम भी दे देते हैं, या आप इसको कह सकते हैं बीजांड काय जो होता है उसको गुरु बीजाणु धानी का नाम हम दे सकते हैं। जिस प्रकार से हमने परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां बनाई थी तो यहाँ पर कितनी बीजाणु धानी बनती है, केवल एक बीजाणु धानी बनती है। आपसे मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद में अंतर भी पूछा जा सकता है, या फिर हम कहें कि मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र में क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से कुछ अंतर लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये आगे ये जो कोशिका है ये या हम कहेंगे गुरु बीजाणु जो है वो किसकी तरह कार्य करेगा, मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका की तरह कार्य करेगा। मादा युग्मकोद्भिद की
प्राथमिक कोशिका की तरह कार्य करेगा। और अब इससे किसका निर्माण होगा? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। मादा युग्मकोद्भिद हम किसको कहते हैं? भ्रूण कोश को कहते हैं। किसको कहते हैं? भ्रूण कोश को कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस एक कोशिका से कौन सा विभाजन होगा? सॉरी, किसका निर्माण होगा? भ्रूण कोश का निर्माण होगा। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा विभाजन हो चुका है? अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। अर्धसूत्री विभाजन से पहले ये जो कोशिका थी इसका टाइप था 2n टाइप। कहने का मतलब ये द्विगुणित कोशिका थी। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ये जो बना है ये n टाइप कोशिका बनी है, अगुणित कोशिका बनी है। तो अब जो भ्रूण कोश बनेगा वह अगुणित प्रकार का बनेगा। तो अब हम देखते हैं भ्रूण कोश का या फिर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं भ्रूण कोश या फिर मादा युग्मकोद्भिद की। अब यहाँ पर हम देख चुके हैं कि हमने गुरु बीजाणु, एक सक्रिय गुरु बीजाणु जो है यहाँ पर निर्मित हो गया है। सक्रिय गुरु बीजाणु निर्मित हो गया है। ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो है वो भ्रूण कोश मातृ कोशिका की तरह कार्य करता है। देखिए मातृ कोशिका हम उन्हीं सभी कोशिका के लगा सकते हैं जिनसे आगे किसी न किसी चीज का निर्माण होता है। जैसे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका हमने किसको बोल दिया था? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका को बोल दिया था। क्यों? क्योंकि उससे गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा था, इस कारण से। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये जो गुरु बीजाणु है, ये सक्रिय गुरु बीजाणु, इससे किसका निर्माण होगा? भ्रूण कोश का। और इसी को हम क्या नाम देंगे? मादा युग्मकोद्भिद। अब आप समझ गए होंगे, इस चैप्टर के चलते हमने दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर ली है कि मादा युग्मकोद्भिद किसको कहते हैं? भ्रूण कोश को। और नर युग्मकोद्भिद किसको कहते हैं? अंकुरित पराग कण को। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो आप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्तन समझाए। अब वो केवल मादा युग्मकोद्भिद लिख देगा, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। आपको भ्रूण कोश की संरचना समझानी है। इसी प्रकार से नर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नर में क्या क्वेश्चन पूछेगा? नर युग्मकोद्भिद की संरचना समझाइए। तो नर युग्मकोद्भिद में आप किसकी संरचना समझाओगे? अंकुरित पराग कण। ठीक है, वो संरचना आप यहाँ वहां पर समझा दोगे। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें होता क्या है। ये जो है गुरु बीजाणु, ये बीजांडकाय की जो कोशिकाएं होती है उनसे क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है और अपने आकार को बड़ा करता है। आप कहें कि गुरु बीजाणु जो कोशिका होती है वो अपने आकार को क्या कर लेती है? बड़ा कर लेती है और लगभग पूरा जो बीजांडकाय होता है उसमें फैल जाती है। अपना आकार बहुत ज्यादा बड़ा कर लेती है और पूरे बीजांडकाय में फैल जाती है। इस तरह से जो है पूरी तरह से फैल जाती है। ठीक है, इसका केंद्रक जो है बीच में रहता है। अब ये जो बड़ी कोशिका हो जाती है तो इसमें क्या हो जाता है? रिक्तिकाओं का निर्माण होने लग जाता है। क्या हो जाता है? रिक्तिकाओं का। इस तरह से यहाँ पर जो है कोशिका के अंदर पादप कोशिका है ही है और पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब ये जो इसका जो केंद्रक है इसमें सूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है। और सूत्री विभाजन होने से जो केंद्रक है केवल केंद्र की क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो इस केंद्रक से क्या हो जाएंगे? दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वापस से ऐसे बनाया और ये अंदर जो है ये वाली कोशिका और एक केंद्रक से किसका निर्माण हो गया? दो केंद्रकों का निर्माण हो गया। फिर इन दो केंद्रकों से एक बार फिर विभाजन हो जाता है और दो केंद्रकों से कितने केंद्रक बन जाते हैं? 4 केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में, इसी अवस्था में इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाती है? रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाता है और ये रिक्तिका क्या हो जाती है? फैलने लग जाती है। तो फैलने से क्या हो जाएगा? ये जो दोनों केंद्रक हैं, दो केंद्रक तो किधर चले जाएंगे? बीजांड द्वार की तरफ चले जाएंगे और दो केंद्रक किधर चले जाएंगे? निभागी कोशिका, या हम कहें कि निभाग वाला जो क्षेत्र था उसकी तरफ ऊपर चले जाते हैं, या फिर आसान भाषा में हम कहें कि ऊपरी ध्रुव और निचले ध्रुव पर चले जाते हैं। आगे देखिए अब क्या होगा। तो इस डायग्राम में देखिए कि जो दोनों केंद्रक थे वो कहां पहुंच चुके हैं? ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं और बीच में क्या हो जाता है? रिक्तिका बड़ी हो चुकी है। अब इसी अवस्था में यहाँ पर एक और इनमें सूत्र विभाजन हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर कितने केंद्रक बन जाएंगे? 4। और इधर कितने बन जाएंगे? 4 केंद्रक बन जाते हैं। फिर क्या होता है? पुनः से ये जो रिक्तिका होती है वो क्या हो जाती है? वापिस से भरने लग जाती है और इनके जो केंद्रक है वापिस से केंद्रों की तरफ जाने लग जाते हैं। इसके जो केंद्रक है वो वापिस से बीच में जाने लगते हैं। लेकिन अब की बार होगा ऐसे कि केवल एक एक केंद्र की क्या होता है? बीच की तरफ जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पर क्या होगा? 3 केंद्र की तरफ शेष रह जाते हैं। ऊपर वालों में से एक केंद्रक और नीचे वालों में से एक केंद्रक क्या हो जाता है?
बीच में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अभी तक ये केंद्रक बने हैं, कोशिकाओं का निर्माण नहीं हुआ है, या हम कहें कि ये केंद्रक ही है, इनके बाहर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है। अब इनके बाहर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। तो ये देखिए 3 केंद्रक हमने बना लिए, इधर भी 3 केंद्रक हमने बना लिए और 2 केंद्रक यहाँ पर बना लिए। तो देखिए अब जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो क्या होता है कि जो ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, अब हम कहें कि ऊपर और निचले ध्रुव पर जो केंद्रक होते हैं, उन तीनों केंद्रकों के लिए अलग अलग कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन 3 केंद्रकों से 3-3 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, 3-3 कोशिकाओं का निर्माण होगा। लेकिन मध्य के जो केंद्रक होते हैं, इन दोनों केंद्रकों के ऊपर, 2 केंद्रकों के ऊपर कितने, केवल एक ही भित्ति का निर्माण होता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो कोशिकाएं बनती है ये तो एनेंट प्रकार की, या हम कहें कि अगुणित प्रकार की कोशिका बनती है, ये भी अगुणित प्रकार की कोशिका बनती है। लेकिन ये जो बीच वाली जो कोशिका है ये 2n प्रकार की कोशिका बनती है, यह आपको याद रखना है। ये आगे जाके अलग कार्य करेगी, ये अलग कार्य करेगी और ये अलग कार्य करेगी। ठीक है, तो यहां तक आपने क्या देखा है कि जो भ्रूण कोष बना है, ये जो गोला बना है, इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोष कहते हैं। एक जो भ्रूण कोष होता है, इसके अंदर ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं, नीचे की तरफ भी 3 कोशिकाएं होती है, मध्य में एक कोशिका होती है, जिसमें मध्य वाली कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, वो 2n टाइप की होती है। और ये जो मध्य वाली कोशिका होती है, हम इसको क्या नाम दे देते हैं, ध्रुवीय कोशिका। क्या बोल देते हैं हम इसको, ध्रुवीय कोशिका। या फिर तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, सलीन केंद्रक। ये आपको नाम बुक में मिल जाएंगे। और ये जो ऊपर वाली कोशिकाएं होती हैं, इनको हम प्रतिमुखी कोशिकाओं का नाम दे देते हैं। और ये जो 3 कोशिकाओं का समूह बना है, हम इसको अंड उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड उपकरण। और ये जो अंड उपकरण होता है, इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं जो साइडों में होती हैं। तो इन 2 जो साइडों में जो कोशिकाएं होती हैं, इनको हम सहायक कोशिकाओं का नाम देते हैं। सहायक कोशिकाएं, इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो मध्य की कोशिका होती है, इसको हम अंड कोशिका का नाम दे देते हैं। ये अंड कोशिकाएं आगे जाके बीज का निर्माण करेगी। और ये सहायक कोशिकाएं क्या करती है, जो पराग नली इसकी तरफ आएगी, उसको संकेत देगी। हम कहें कि इनके द्वारा कुछ रसायनों का स्त्राव होता है, और वो रसायन जो है पराग नली को, जो गुरु, ये जिसका द्वार होता है, बीजांड द्वार, इसकी तरफ आकर्षित करती है। अंड कोशिका किसमें चेंज हो जाएगी, भ्रूण में चेंज हो जाएगी। और ये ध्रुवीय जो कोशिका है, ये भ्रूण कोष का निर्माण करेगी। आगे जाके किसका निर्माण करेगी, भ्रूण कोष। ध्यान से देखिएगा, ये भ्रूण कोष है और ये क्या है, भ्रूण कोष। अर्थात ये एक ऐसी संरचना बनाएगी जो पोषण देगी किसको, भ्रूण। जो भ्रूण बनेगा, अंड कोशिका जो भ्रूण बनेगा, उसको पोषण देने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। और ये जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, जब भ्रूण कोष बन रहा होगा तो इसको पोषण देने का कार्य करेगी। तो इस प्रकार से हम कहें कि जो मादा युग्मकोद्भिद होता है या भ्रूण कोष होता है, उसकी संरचना होती है, जिसके अंदर कितनी, कुल मिलाकर 7 कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, 7 कोशिकाएं पाई जाती है और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का ये जो भ्रूण कोष का जो परिवर्धन है, सभी प्रकार के 99% पादपों में इसी प्रकार का भ्रूण कोष परिवर्धन पाया जाता है। इसको कहते हैं हम पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष परिवर्धन। और यही जो है हमको याद करना है, इस पोलीगोनम शब्द को याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा सकता है, पोलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष के परिवर्धन को समझाइए। या फिर सामान्य तौर पर जो भ्रूण कोष का जो परिवर्धन देखा जाता है वो कौन से प्रकार का होता है, तो पोलीगोनम प्रकार का होता है, जिसके अंदर जो भ्रूण कोष होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय भ्रूण कोष होता है। 8 केंद्रकीय भ्रूण कोष होता है। तो आपको इस चीज का याद रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पोलीगोनम प्रकार का जो भ्रूण कोष होता है, उसके अंदर कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक पाए जाते हैं, तो कोशिकाओं की संख्या होती है 7 और केंद्रकों की संख्या होती है 8। देख लीजिए कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र कितने हो गए, 8 हो गए। जबकि 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे और मध्य में 1 कोशिका, तो कोशिकाएं कितनी हो गई, 7।
तो इस प्रकार से ये जो है हमारा मादा युग्मकोद्भिद और भ्रूण कोश पूरा होता है और साथ ही साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये जो डायग्राम है आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये डायग्राम बुक में भी दिए हुए हैं और जब इसके पीडीएफ बनेगी तो अब इसका डायग्राम भी जो है आएगा। और आपके लिए एक विशेष सूचना है कि जब ये इस चैप्टर का वीडियो डलेगा, चैप्टर एंडिंग का जब वीडियो डलेगा तो उसी के साथ ही आपको YouTube पर अवेलेबल कुछ एनिमेशन वीडियो के लिंक भी मिलेंगे जिसमें आप इसको वर्चुअली या फिर एनिमेटेड रूप में देख सकते हैं। तो मैं उसकी कुछ लिंक जो है कमेंट बॉक्स में डालूंगा, आप उन पर क्लिक करके जो है आराम से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने डायग्राम बनाए हैं ये 2D में है और जब आप एनिमेशन देखेंगे तो 3D में देखेंगे, आपको उसमें बड़ा ही आनंद आएगा। पूरा जो चैप्टर होगा उसकी में जो एनिमेशन है वो ढूंढकर और लिंक कर दूंगा और आपको उस लिंक पर जाकर देख लेना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हो सकता है कि इस पर जो फिजिक्स की वीडियो भी जल्दी ही डाली जाए। तो एक बार और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और वो भी तीसरे चैप्टर के साथ। थैंक यू।